जिंदा छोड़ दिया। 8. दोपहर के 12:30 हो रहे थे। वो अंधेरी रात हट चुकी थी, पर एक अंधेरा वेदा के अंदर समा गया था और वो अंधेरा इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं था। वेदा आईसीयू में थे। गोली उनके कंधे पर लगी थी, खून बह रहा था, पर जिंदगी अब भी उनमें थोड़ी बहुत बची थी और वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे थे। आईसीयू के बाहर डब्ल्यूडब्ल्यूएच के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट खड़े थे। स्मिति, प्रिया, आर्यन सब थे और सबकी आंखों में चिंता थी। लंबी खामोशी और बेचैन सांसें हवा में थमी हुई थी। रात को जब वेदा को गोली लगी और वो जो भी लोग आए थे जो वल्चर मैन को और बच्चे को ले गए, उन्होंने वेदा को गोली मारी, पर वेदा मरे नहीं, वो मौत से लड़ते रहे। शुक्र तो यह था कि गोली कंधे पर लगी थी। सुबह जब मॉल वाला आया और उसने देखा कि वेदा के साथ ये हो चुका है, वेदा खून से नहाए हुए हैं, उन्होंने तुरंत डब्ल्यूडब्ल्यूएच में फ़ोन किया और ये सारी बातें उनको बताई। तुरंत वेदा को बगल के हॉस्पिटल में भेजा गया और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है और बाहर सभी परेशान हैं। आर्यन प्रेसिडेंट के पास आता है, जैसे उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट सर, ये गोली किसने चलाई थी? यह सुनकर प्रेसिडेंट ने गहरी सांस ली और भारी स्वर में कहा, यह मिशन सिर्फ हमें नहीं दिया गया था आर्यन। मॉल के मालिक ने एक और टीम को हायर किया था। उन्हें हमारी काबिलियत पर शक था। जैसे हमारा पहला गोस्ट हंटर मारा गया तो उन्हें लगा यह भी मारा जाएगा और मॉल की रेनोवेशन हो नहीं पाएगी, तो उसने एक ऐसे गोस्ट हंटर की टीम को हायर किया जो कि बहुत ही खतरनाक है और हमारे कॉम्पिटिटर हैं। वो आत्माओं को पकड़ते हैं, कैद करते हैं। वो बहुत ही मतलबी लोग हैं। ये सुनकर आर्यन को थोड़ा दर्द हुआ। उसने फिर से पूछा, तो सर उन्होंने गोली क्यों मारी उन्हें? क्या सर उनके दुश्मन थे? वो तो उन्हीं आत्माओं को मुक्ति दे रहे थे ना, जिनको वो लोग कैद करना चाहते थे। ऐसा उन्होंने क्यों किया? जिस पर प्रेसिडेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। बस आंखों में एक गिल्ट था और समझ कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। हर मिशन सच और असत्य के बीच का फर्क नहीं बताता। कभी कभी सच भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाती है और वेदांत एक सच थे जो अब आईसीयू में जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। आईसीयू के बाहर एक कोने में स्मिति अपने हाथों को जोड़कर बैठी थी, आंखों में आंसू और जुबान पर सिर्फ एक ही प्रार्थना कि हे भगवान, वेदा जी को बचा लीजिए। वो सिर्फ सच के लिए लड़ रहे थे, आपके लिए, लोगों के लिए। उन्हें वापस भेज दीजिए, उन्हें जिंदा रखिए। और ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने स्मृति की बात सुन भी ली। एकदम से वेदांत की आंखें खुली, लेकिन उनका चेहरा सफेद था। हालत अभी भी क्रिटिकल थी। डॉक्टर बाहर आते, सब डॉक्टर के पास आए और पूछने लगे वेदा कैसे है। तभी एक नर्स आर्यन के पास आती है। हाथ में एक ब्राउन रंग का एनवेलप था, बिना किसी नाम का। वो नर्स सीरियस होकर वो एनवेलप आर्यन को चुपके से देती है और धीमे से कहती है, यह आपके लिए किसी ने दिया है। बस कहा कि आर्यन तक पहुंचा दो। और आप सोचोगे कि मैं आपका नाम कैसे जानती हूँ? इस एनवेलप को जब आप फाड़ोगे, इसमें से लेटर निकालोगे और जो पढ़ोगे, आप समझ जाओगे कि मैं कौन थी। आर्यन ने एनवेलप खोला और अंदर था एक बड़ा हैंड रिटन लेटर, जैसे किसी ने कलम से लिखा हो। वो लेटर पढ़ा था और आर्यन उसे छुपकर पढ़ना शुरू कर देता। डरो मत, इतनी जल्दी वो नहीं मरेगा। या तो वो हमारा गुलाम बनेगा या तो हमारे हाथों ही मारा जाएगा। हमारी नज़र हर जगह होती है, उन पर भी जो कल रात आए थे। अगर जानना चाहते हो कौन है वो, कहाँ रहते हैं, तो आज रात को अकेले आना। हॉस्पिटल से 2 गली छोड़कर एक पार्क है, वहाँ कोने में एक नीम का पेड़ है। वहीं मिलेगी सच्चाई। पर याद रहे, ये जानकारी मुफ्त नहीं मिलेगी। बदले में हमें भी कुछ जानकारी चाहिए। अगर तैयार हो तो आ जाना। आर्यन के दिल जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि ये उसी कल्ट की तरफ से आया।
और एक कल्ट जरूर सब कुछ जानता होगा। और एक सवाल आर्यन के मन में था कि उन लोगों ने वेदा पर गोली क्यों चलाई, आखिर उनकी दुश्मनी क्या थी। और आर्यन इस सवाल का जवाब चाहता था और बदला भी चाहता था उनसे, जिन्होंने वेदा के साथ यह किया था। उन्होंने सर को गोली मारी है, उस वल्चर मैन को कैद किया, और मैं यहां पर बस खड़ा हूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं। मुझे जानना ही होगा कि उन्होंने गोली क्यों चलाई और कहां पर हैं वो लोग। मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा। रात को उस पेड़ के नीचे मैं जाऊंगा और सच्चाई को जानूंगा। ये डील सिर्फ एक मुलाकात नहीं, शायद एक कुर्बानी की शुरुआत है। आर्यन चुपके से निकला, किसी को नहीं बताया, न स्मिति को, न प्रिया को, न प्रेसिडेंट को। रात का वक्त था। 2 गलियां छोड़कर एक छोटा सा पार्क, और उस पार्क के कोने में नीम का पेड़, और उसके नीचे कोई इंतजार कर रहा था उसका। काले कपड़ों में चेहरा ढका हुआ था एक अनोनिमस आदमी। वो आर्यन की तरफ देखता है और बिना किसी इंट्रोडक्शन के बोलता है, तो तुम आ गए आर्यन, मैं जानता था तुम आओगे। खैर, तुम्हें अब तक इतना तो पता चल चुका होगा कि वो ब्लैक रेवेंस का काम है, या नहीं पता? ओह, तुम्हें कैसे पता चलेगा? ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन्हें गोस्ट हंटर्स कहा जाता है। ये सच में गोस्ट हंटर्स हैं क्योंकि हम उनको हंट करते हैं, और इस ग्रुप का नाम है ब्लैक रेवेंस। इन्हें हर कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता। ये आत्माओं को आधुनिक मशीनों से, शक्तियों से कैद करते हैं, उन्हें एक जगह छुपा कर रखते हैं और अपनी मतलब के लिए उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बुरे लोग हैं। जिस पर आर्यन सवाल करता है बीच में, पर उन लोगों ने सर पर गोली क्यों चलाई? क्या बिगाड़ा था सर ने उनका? वो अनोनिमस आदमी कुछ भी नहीं कहता, जैसे वो पहले कुछ जानकारी चाहता है। हमारी कोई डील हुई थी ना, उस डील के अनुसार तुम हमें कोई जानकारी दोगे। आर्यन समझ गया और उसने पूछा कि तुम्हें क्या जानना है, जिस पर वो बताना शुरू करता है। मुझे यह जानना है कि वो जो अस्त्र है, जो गुरुजी का खास अस्त्र, वो हम उठा क्यों नहीं पा रहे हैं? उसे उठाने का तरीका बताओ। आर्यन धीमे से उस आदमी से कहता है, वो शस्त्र हर कोई नहीं उठा सकता। उस शस्त्र को उठाने के लिए दिल में सच्चाई होनी चाहिए और मन में लोगों का भला करने की इच्छा। बुरे मन का आदमी उसे कभी भी नहीं उठा सकता, जैसे तुम में से कोई भी उसे नहीं उठा पाएगा। और ये जानकारी देने में मुझे कोई भी शर्म नहीं आ रही, ना ही मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम जाकर उसे उठा लोगे, क्योंकि तुम्हारा जो कल्ट है उसमें मुझे लगता है सभी बुरे लोग हैं, किसी के अंदर सच्चाई नहीं है। यह है तरीका उसे उठाने का। अब तुम देख लो कैसे उठाओगे। और अब बताओ कि उन्होंने गोली क्यों चलाई और कहां पर हैं वो लोग। ये सारी बातें सुनकर वो आदमी आर्यन को सारी कहानी बताता है और एक पर्ची देता है जिस पर वो एड्रेस लिखा हुआ होता है। सही है, हम बुरे लोग हैं, पर ब्लैक रेवन से ज्यादा बुरे नहीं, जिन्होंने वेदा पर छुपकर गोली चलाई। मर सकता था वेदा, शुक्र करो जिंदगी थोड़ी लंबी लिखी है उसकी, या कहें उसकी किस्मत में लिखा है हमारा गुलाम बनना, इसलिए उसे जिंदा छोड़ दिया गया। कुछ भी हो सकता है, क्या पता जब उस पर गोली चलने वाली थी गोली सीने में लग जाती, पर कहीं से कोई साया आया हो जिसने उसको हल्का सा पुश किया हो और गोली कंधे पर लग गई। होने को आर्यन कुछ भी हो सकता है। और रही बात जो तुम कह रहे हो कि उन ब्लैक रेवंस ने वेदा पर गोली क्यों चलाई, तो देखो, ब्लैक रेवंस वेदा का कॉम्पिटिटर है, ठीक है। वो वहां पर पहले से पहुंचा हुआ था, मॉल के बाहर। वो वेदा पर नजर बनाए हुए था। उन्होंने अंदर अपने कैमरे लगाए हुए थे और बाहर अपनी वैन में सारी चीजें देख रहे थे। जब उन्हें लगा कि वल्चर मैन ने हार मान लिया और वो मुक्त होना चाहता है और उसने अपने आप को ढीला छोड़ा, तुरंत वो लोग आ गए। वो आधुनिक शक्तियों का, पौराणिक शक्तियों का, टेक्नोलॉजी सबका इस्तेमाल करते हैं और आत्माओं को कैद बनाते हैं। और वल्चर मैन को पकड़ना उनका खास एक मकसद था। वो किसी मिशन के लिए काम कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें मल्टीपल स्पिरिट्स चाहिए, ऐसी स्पिरिट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो। मुझे नहीं पता उनका इंटेंशन क्या है, या मैं कहूँ मुझे पता है उनका इंटेंशन क्या है। खैर,
अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कहाँ पर है तो मैंने तुमको पर्ची दी है, पढ़ लेना एड्रेस और जाने की भूल मत करना, क्योंकि वहां पर बस तुम मारे जाओगे, क्योंकि वहां पर अंधेरा राज करता है और भूत प्रेत वहां की रखवाली, बताया था ना, वो उन आत्माओं को कैद करते हैं और अपने मतलब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूं तुम्हें तुम्हारी जानकारी मिल चुकी होगी और हमें हमारी जानकारी मिल चुकी है। बहुत जल्द मुलाकात होगी। आर्यन। वो एड्रेस आर्यन पढ़ता है, पर्ची को वहीं डस्टबिन में फेंक देता है। आर्यन बदला लेना चाहता था, उसके अंदर का खून उबाले मार रहा था। वेदा जिंदा तो थी और ब्लैक रेवेंस का सच भी सामने आ चुका था, पर क्या वो ब्लैक रेवेंस को ऐसे जाने देगा? वेदा अभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में और ये सब हुआ ब्लैक रेवेंस की वजह से। आर्यन मन मन सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए।